इफेक्टिव होते हैं ना, वो ऑल स्टेरॉइड्स बेसिकली हैज बीन एज फार एज दिस केमिस्ट्री ऑफ द स्टेरॉइड्स आर कंसर्न, तो उसमें हम लोग कौन से ड्रग्स है जिनको हम लोग स्टेरॉइडल बोलेंगे, या क्या बेसिक क्राइटेरिया लगता है जिसको हम लोग स्टेरॉइड बोल सकते हैं, ठीक है, या स्टेरॉइडल ड्रग्स बोल सकते हैं। तो उसमें है दैट द डेफिनेशन फॉर स्टेरॉइड्स is steroids are the polycyclic organic compounds containing steroids are the polycyclic organic compound। पॉलीसाइक्लिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक रिंग हो, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइक्लिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कंटेनिंग दिस। एग्जैक्टली जो पॉलीसाइक्लिक रिंग होता है वो कौन सा रहता है, साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन स्केलेटन। रेड में जो आपको दिख रहा है बड़ा सा एक लंबा सा टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन स्केलेटन। मतलब जितने भी स्टेरॉइड्स है that should have presence of this polycyclic structure that is called as cyclopentano per hydroxylanthane। मतलब ये basic ring present होता है, I mean to say that this is the basic ring present in this all types of steroids। इतना ring, ये ring present रहेगा तभी हम उसको steroid बोलेंगे, समझ में आ रहा है? I mean to say that the basic ring present required or basic structure present in the all types of steroid that is cyclopentano per hydroxylanthane skeleton, यह basic ring होता है। ये 17 कार्बन कंटेनिंग होता है, ठीक है, दिस इज 17 कार्बन कंटेनिंग। अब इसमें अगर आप देखो तो साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो क्या दिखेगा हमको, साइक्लोपेंटानो, इफ यू आर गोइंग टू स्प्लिट दिस साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन, ये कंप्लीट टर्म को अगर स्प्लिट करते हो साइक्लोपेंटानो, उसके बाद में पर हाइड्रो एंड लास्ट वन दैट इज द फिनांथ्रीन, ठीक है, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो एंड फिनांथ्रीन। साइक्लोपेंटानो मतलब कि साइक्लोपेंटेन, ये वाला जो रिंग है, लाइक दिस रिंग वी कॉल इन साइक्लोपेंटेन, ये वाला जो रिंग होता है दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन, ओके, साइक्लोपेंटेन। 5 मेंबर्ड रिंग, क्लोज रिंग, एंड 5 मेंबर्ड है इसलिए, एंड इट्स अल्केन, अल्केन मतलब CH2 का बना रहेगा, इसलिए उसका बोला जाएगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है, पेंटेन है, 5 कार्बन कंटेनिंग है, क्लोज रिंग है, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन। उसके बाद में नेक्स्ट पर हाइड्रोफिनांथ्रीन, पर हाइड्रो स्टैंड फॉर विच इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, जिसको बोला जाएगा पर हाइड्रो, एंड फिनांथ्रीन मतलब के एक्चुअली दिस इज फिनांथ्रीन, दिस इज एक्चुअली पर हाइड्रोफिनांथ्रीन, ठीक है, ये है पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। पर हाइड्रोफिनांथ्रीन कैसे फॉर्म होता है मैं आपको बताता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट दिस साइक्लोपेंटानो and per hydroxylanthane will join together to give this 17 carbon structure that is called as per hydroxylanthane, cyclopentano per hydroxylanthane। समझ में आ रहा है? ये आप देख सकते हो इसमें कि 3 जो साइक्लिक रिंग है ये हो गया पर हाइड्रोफिनांथ्रीन, एंड लास्ट वन जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग, वो है साइक्लोपेंटानो। तो साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन 17 कार्बन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि बेसिक न्यूक्लियस है इन ऑल टाइप्स ऑफ स्टेरॉइडल, ऑल टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स, ऑल टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड में ये बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट चाहिए ही चाहिए। या जितने भी ऐसे ड्रग्स है जिसके अंदर ये साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन 17 कार्बन कंटेनिंग न्यूक्लियस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दी दैट वी कॉलिंग अ स्टेरॉइडल न्यूक्लियस। साइक्लोपेंटानो ऐसे जितने भी ड्रग्स है उनको हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरॉइड। अभी सवाल आता है पर हाइड्रोफिनांथ्रीन का क्या होता है, पर हाइड्रोफिनांथ्रीन, ठीक है, तो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा, लाइक if the two benzene ring are fused together, if two benzene ring, एक single ring को हम तो benzene ring बोलते हैं, no problem, two benzene ring are fused together that is called as naphthalene, sorry, समझ आ रहा है? 2 benzene ring अगर fuse होते हैं तो that is called as naphthalene। if 3 benzene ring fused together that is called as anthracene, 3 benzene ring fused together that is called as anthracene, ये वाला होता है anthracene। लेकिन इसमें है कि 3 benzene ring सेम प्लेन में अटैच है, स्ट्रेट लाइन में अटैच है, सेम प्लेन में अटैच है, समझ में आ रहा है क्या? दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रासीन। नैप्थेलीन 2 बेंजीन रिंग इन सेम प्लेन, एंथ्रासीन 3 बेंजीन रिंग इन सेम प्लेन, ओके। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 3 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर होते हैं लेकिन नॉट इन द सेम प्लेन, दे आर लाइक 2, ये देखिए फिनांथ्रीन 2 बेंजीन रिंग, आइदर ऑफ टू, मतलब ये 2 बेंजीन रिंग ले लो या तो फिर ये 2 बेंजीन रिंग ले लो, ठीक है। सो आइदर ऑफ देम 2 benzene rings are in the same plane and third one is in a different plane, straight line में नहीं है। जैसे ये वाले 3 benzene rings सेम स्ट्रेट लाइन में है, सेम प्लेन में है, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रासीन। अगर इसमें से 2 एक सेम प्लेन में हो और एक जो है वो अलग प्लेन में हो या डिफरेंट प्लेन में हो तो दैट इज कॉल्ड एज फिनांथ्रीन। नंबर ऑफ benzene rings are 3। समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन द एंथ्रासीन एंड फिनांथ्रीन?
एंथ्रासीन एंड फिनांथ्रीन का डिफरेंस समझ में आ रहा है? एंथ्रासीन में तीनों बेंजीन रिंग सेम प्लेन में अटैच होते हैं, whereas सॉरी फिनांथ्रीन में तीन बेंजीन रिंग जो है वो उसमें से दो सेम प्लेन में होते हैं और तीसरा जो रहेगा थर्ड, दैट इज इन डिफरेंट प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज एन फिनांथ्रीन, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फिनांथ्रीन। ठीक है, हम लोग अभी जो स्टीरॉयडल न्यूक्लियस में होता है फिनांथ्रीन होता है, एंथ्रासीन नहीं होता है। तो फिनांथ्रीन विल कंटेन जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तीनों रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स रहेंगे। अगर हमने सारे डबल बॉन्ड्स रिमूव कर दिए, सो दैट इज कॉल्ड एज एन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। समझ में आ गया? पर हाइड्रोफिनांथ्रीन मतलब फिनांथ्रीन में डबल बॉन्ड्स रहेंगे, whereas in परहाइड्रोफिनांथ्रीन there will be no double bonds, डबल बॉन्ड्स नहीं रहेंगे, कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगा। जैसे हमने देखा था पिरिडीन, पिपेरिडीन, पिरिमिडीन, परहाइड्रोपिरिमिडीन। ठीक है, वैसे ये फिनांथ्रीन और परहाइड्रोफिनांथ्रीन है जो कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगा। और ये वाला जो परहाइड्रोफिनांथ्रीन है यही प्रेजेंट है, दिस परहाइड्रोफिनांथ्रीन जो कि बेसिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा। साइक्लोपेंटानो, ये पता है साइक्लोपेंटेन प्लस दिस परहाइड्रोफिनांथ्रीन, जो अभी हमने देखा कि फिनांथ्रीन से फिर परहाइड्रोफिनांथ्रीन हो गया। और ये दो स्ट्रक्चर अगर ज्वाइन टुगेदर होते हैं तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस साइक्लोपेंटानो परहाइड्रोफिनांथ्रीन बेसिक न्यूक्लियस 17 कार्बन कंटेनिंग, which will be present in all types of steroids। समझ में आ गया? तो steroids are the, इससे इसके हिसाब से एक बार डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। steroids are the polycyclic organic compound containing cyclopentanoporhydrophenanthrin skeleton in its structure, so then we are calling steroid। ऐसा अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो we are not calling as a steroids। सो अभी यहाँ पे देखिए बेसिक न्यूक्लियस जो हमने देखा अभी 17 कार्बन कंटेनिंग, उसको नंबरिंग कैसे दिया जाता है, सो दैट वी आर गोइंग टू डील नंबरिंग टू दिस बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ दी स्टीरॉइड्स। ठीक है, अभी इसमें जो चार रिंग बोला मैंने, पहला तो परहाइड्रोफिनांथ्रीन वाले तीन रिंग्स है जो कि 6 मेंबर्ड है, whereas जो साइक्लोपेंटेन है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। समझ में आ गया? मतलब कि इसके अंदर जो है बेसिक न्यूक्लियस के अंदर साइक्लोपेंटेन और परहाइड्रोफिनांथ्रीन के अंदर देयर आर 4 रिंग्स, there are 4 rings। amongst these 4 rings 3 rings are 6 membered ring and 1 ring is a 5 membered ring। इसको अगर हमने नंबरिंग दे दिया, इसको हमने नेमिंग दे दिया एक्चुअली ए बी सी डी, ऐसे 4 रिंग को हमने नेमिंग दे दिया ए बी सी डी। ओके, तो नंबरिंग विल स्टार्ट विथ रिंग ए, दैट इज दिस इज अ पोजीशन 1, देन दिस इज 2। नंबरिंग पैटर्न थोड़ा सा ध्यान में रखो, 2 जिगजैग वे में हमको नंबरिंग देना है, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, देन 4, then 5, then we are shifting to the next B, 6, 7, 8, then 9 and 10। ठीक है, 10 तक गया दोनों ए बी को नंबरिंग। उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट शिफ्ट हो रहे हैं सी के ऊपर, 11, 12, 13, 14। ठीक है, उसके बाद में 15 डायरेक्ट डी पे जा रहे हैं, 15, 16, 17, ये हो गया 17 कार्बन तक आपको प्रूव हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमने कैसे किस वे में नंबरिंग दिया है। इफ यू आर गोइंग टू सी द वे ऑफ नंबरिंग, सो इन दैट नंबरिंग अगर हम लोग देखें तो इसमें हमने कहां से स्टार्ट किया था, इस तरह से स्टार्ट किया था, ए बी, मतलब ए बी रिंग को पहले कंप्लीट किया, उसके बाद में वी हैड मूव टुवर्ड दी सी एंड डी, इस तरह से। अब देखिए मैंने आपको लाइन फॉर्म में ड्रॉ करके दिया कि कैसे हमने रिंग को नंबरिंग को प्रोग्रेस किया है। तो आप देख सकते हो इट्स अ जिगजैग लाइक डबल एस लूप लाइक स्ट्रक्चर या डबल एस लूप लाइक पैटर्न में हमने उसको नंबरिंग दिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ऑलवेज नंबरिंग होता है। एंड दिस इज द नंबरिंग वी हैड गिवन टिल द 17, जो कि 17 मैंने बोला था कि बेसिक आइटम है, बेसिक कार्बन आइटम है 17। ठीक है, उसके बाद अभी 17 तो हो गया। उसके बाद में अगर सपोज 17 के आगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें स्टीरॉइड्स में तो बेसिक 17 कार्बन कंटेनिंग तो होते ही है, उसके बाद में कुछ 18 कार्बन कंटेनिंग भी होते हैं, कुछ 19 कार्बन कंटेनिंग होते हैं, कुछ 20 कार्बन कंटेनिंग होते हैं, कुछ 21 कार्बन कंटेनिंग होते हैं और कुछ 27 कार्बन कंटेनिंग होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बेसिक 17 तो कार्बन रहेगा, जो कि 4 रिंग को हमने नंबरिंग दिया है ए बी सी डी को, तो 17 तक नंबरिंग गया है, इसका मतलब 17 कार्बन तो डेफिनेटली प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में ऐसे स्टीरॉइड जिसके अंदर 18 कार्बन है, तो 18 वाला कार्बन कहां से एक्सटेंड होगा, इट विल गेट एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस 13 कार्बन। ठीक है, 13 कार्बन जो कि रिंग का पार्ट है, उसके ऊपर एक जो रिंग स्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो हमने उसके ऊपर एक एक्सटेंड किया गया है, तो वहां पे देख सकते हैं आप 18 वहां पे हो गया। ठीक है, 18 वहां पे हो गया।
नाउ नेक्स्ट 19 कार्बन कहां से एक्सटेंड होता है? 10th कार्बन से एक्सटेंड होता है। अब देखिए यहाँ पे 10th कार्बन से जो 19 कार्बन एक्सटेंड हो रहा है, मतलब 17 तक तो रिंग के ऊपर ही रहेंगे। रिंग के आगे अगर एक्सटेंशन होता है तो 13 से जो है होगा 18 वाला एक्सटेंड होगा। उसके बाद 19 कहां से एक्सटेंड होगा? 10 से एक्सटेंड होगा। और 19 होने के बाद में मतलब यहाँ पे दो कार्बन रहेंगे, CH3 18 जहां पे दिख रहा है वहां पे एक CH3 है, 19 जहां पे दिख रहा है एक CH3 है, मतलब एक एक कार्बन वहां पे बढ़ेगा। इन ऑर्डर में अगर सपोज किसी में लाइक 18 कार्बन कंटेनिंग है तो 18 तक ही एक्सटेंड होगा, 19 वाला एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, कोई स्टीरॉयड है जिसके अंदर 19 कार्बन प्रेजेंट है तो वो 19 10 से एक्सटेंड होकर वहां पे एक कार्बन लग जाएगा जो कि 19 वाला कार्बन है। ठीक है, उसके बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल if it is going to be extended again further, तो 19 तक तो एक्सटेंशन अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अभी 20 से आगे एक्सटेंशन चाहिए तो 20 के आगे एक्सटेंशन होता है फ्रॉम दिस 17 कार्बन। ये जो 17 कार्बन दिख रहा है आपको, तो 17 कार्बन से फिर ये 20 वाला एक्सटेंशन होता है, 21 एक्सटेंशन होता है, इस तरह से आगे एक्सटेंशन होगा। समझ में आ रहा है? 18 13 कार्बन से एक्सटेंड होगा, 19 अगर है तो 10 से एक्सटेंड होगा, और अगर 20 के आगे है तो एक लॉन्ग चेन 17 कार्बन के आगे एक्सटेंशन होते जाता है। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 20 21 कहां से एक्सटेंड हुए हैं? फ्रॉम 17 कार्बन। तो डिपेंड करेगा, फिर एक स्टीरॉयड के अंदर सपोज 21 कार्बन कंटेनिंग है तो ये पूरे पूरे दिखेंगे आपको। ठीक है, एक्सटेंशन जाएगा। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल 727 कार्बन तक का एक्सटेंशन हो सकता है। आप देख सकते हो ये वाले नीचे वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए। ठीक है, नीचे वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि एक्सटेंशन ऑफ दी कार्बन एटम 17 तक तो हमको पता है। ठीक है, 17 हमको पता है, 18 फिर यहाँ पे आ जाएगा, 18 एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में 19 एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 एक्सटेंशन 17 से हम आगे जाएंगे, टी रहेगा 20 21 अभी हमने देखा कि 21 वहां से 20 से एक्सटेंड होता है, और 22 जो है वो भी 20 से एक्सटेंड होता है। ये फिक्स पैटर्न ऑफ एक्सटेंशन है कार्बन चेन का। समझ में? आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 20 कार्बन 21 कार्बन 20 से एक्सटेंड होगा, और 22 कार्बन भी 20 से ही एक्सटेंड होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मतलब 21 जो रहेगा वो ब्रांच रहेगा, 22 हो गया, 23 24 25 25 से फिर दो जगह एक्सटेंशन हो सकता है, 26 एंड 27 26 एंड 27। सो दिस इज द वे कि जिस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टीरॉइड्स के अंदर बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा एक्सटेंशन उसको दे करके हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? अगर आपको पूछा गया कि 17 कार्बन कंटेनिंग तो आपको ओनली 4 वाला मतलब एबीसीडी रिंग है उतनी ड्रॉ करना है। आपको पूछा गया कि 18 कार्बन कंटेनिंग तो आपको 18 वाला एक्सटेंशन दिखा के वहां पे 18 लिख देना। ठीक है, आपको बोला कि 19 कार्बन कंटेनिंग तो 19 वाला एक्सटेंशन आपको दिखा दो, 19 लिख दो, 19 कार्बन कंटेनिंग में उतना ही रहेगा। बोला कि 20 कार्बन कंटेनिंग है तो 17 से आगे फिर 20 वाला एक्सटेंशन करना पड़ेगा, और 21 बोला तो 21 20 से आगे 21 एक्सटेंशन हो जाए। और आगे का एक्सटेंशन अभी हमने यहाँ पे देखा कि 22 23 24 25 26 27 कैसे एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो अभी इससे आपको दिस इज एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्टीरॉयडल न्यूक्लियस। अगर आपको एग्जाम में भी पूछा गया, अगर एग्जाम होता है तो उसमें बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ स्टीरॉयड अगर ड्रॉ करना है तो आप 17 तक ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि उतना तो होता ही होता है। फिर ठीक है, उसके बाद में फिर 18 19 जितना भी हो तो आगे का एक्सटेंशन रहेगा, लेकिन बेसिक जो प्रेजेंट रहेगा 17 तो प्रेजेंट 17 कार्बन तक का प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटानो पैराहाइड्रोफिनेल्फिन न्यूक्लियस। आए समझ में? तो ये हो गया। अभी हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। हाँ, एज आई टोल्ड के स्टीरॉयड जो होते हैं वो फिर 17 18 19 20 27 तक होते हैं, ये मुझे बोलना है। तो ये उसका एक्चुअली क्लासिफिकेशन भी होता है और ये एग्जिस्टेंस में भी होते हैं। ठीक है, दीज आर इन एग्जिस्टेंस एंड देयर इज अ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन जो होता है स्टीरॉयड का, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरॉयड, या वी कैन से दैट द नेमिंग और द नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स का ये नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग है। इसमें देखिए 17 कार्बन जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है ग्वानिन। 17 कार्बन तक का जो न्यूक्लियस एबीसीडी रिंग जो प्रेजेंट रहेगी 17 कार्बन न्यूक्लियस, तो उसको साइक्लोपेंटानो पैराहाइड्रोफिनेल्फिन तो बोला जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर वो स्टीरॉयडल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है कोई, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट भी रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो अगर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट के साथ तो 17 कार्बन तक अगर कोई स्टीरॉयड के अंदर रहता है तो उसको बेसिक न्यूक्लियस बोला जाएगा ग्वानिन, दैट इज कॉल्ड एज ग्वानिन। अगर किसी में 18 कार्बन कंटेनिंग है न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रेन। 19 कार्बन कंटेनिंग स्टीरॉयड वाला रहेगा उसको बेसिक न्यूक्लियस को बोला जाएगा एंड्रोस्टेन।
देन 20 वाला नहीं है, 21 कार्बन कंटेनिंग अगर है दैट इज कोलेजन प्रेग्नेन, और अगर 27 कार्बन कंटेनिंग है तो दैट इज कोलेजन कोलेस्टेन। तो ये इस तरह के टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी बाय गिविंग द नेम टू द स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो भी रहेंगे, एग्जांपल अगर हम लोग आगे देखते हैं तो उसमें केमिकल नेम किसी को देना है तो केमिकल नेम में जो बेसिक न्यूक्लियस लिखा जाएगा, बेसिक न्यूक्लियस का नाम, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखे तो दिस इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे आपको हेट्रो एटम नहीं दिख रहा है, ऑल आर द कार्बन्स। तो ये होमोसाइक्लिक रिंग है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, कहीं भी हेट्रो एटम नहीं है, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग रहेगा 17 कार्बन कंटेनिंग है तो गुआनिन बोला जाएगा, 18 कार्बन कंटेनिंग कॉलेज है स्ट्रेन। अगर आपको नेमिंग भी अगर वहां पे आता है एंड्रोस्टेन तो आपको पता होना चाहिए कि वो 19 कार्बन कंटेनिंग रहेगा। अगर कहीं पे नेमिंग आ रहा है प्रेग्नेन तो दैट इज हैविंग अ 21 कार्बन कंटेनिंग, या 21 कार्बन कंटेनिंग है तो आपको प्रेग्नेन नाम लिखना है, 27 है तो कोलेस्टेन लिखना है। इस तरह से नेमिंग का ये पार्ट आएगा, बेसिक न्यूक्लियस के नेमिंग्स रहेंगे, नॉमेनक्लेचर का ये पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि अल्फा मतलब कि बिलो द प्लेन शोन इन डॉटेड लाइन, एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अबव द प्लेन। इससे पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब किस तरह से अरेंजमेंट होता है एटम का, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अल्फा कॉन्फ़िगरेशन मतलब जहां पे एटम जो है वो बिलो द प्लेन अटैच रहेगी और डॉटेड लाइन से शोन रहेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर कि इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी दैट, ओके यू कैन सी दैट, जैसे कि टेंथ वाला जो हाइड्रोजन अटैच है, 10th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो है सॉलिड लाइन से अटैच है, डार्क फील्ड लाइन से, ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, दैट इज इन अबव द प्लेन। और 5 कार्बन पे जो 5 नंबर का या 9 नंबर का ले लो, 9 नंबर का जो हाइड्रोजन अटैच है वो बिलो द प्लेन है एंड दैट इज शोन बाय डॉटेड लाइन, सो दैट इज कॉल्ड एन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। मतलब 10th वाला जो हाइड्रोजन अटैच है वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन में अटैच है। किस अरेंजमेंट में अटैच है बोला जाए तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में अटैच है बोल सकते हैं, तो कैसे बोलेंगे, दैट इज इन द बीटा कॉन्फ़िगरेशन अबव द प्लेन एंड दैट इज शोन बाय सॉलिड लाइन। और 9th पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो है अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज बिलो द प्लेन एंड शोन बाय डॉटेड लाइन। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन अटैच रहेगा 9th वाला, और ये डॉटेड लाइन से हम लोग शो करेंगे। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एन कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, स्टीरॉइड्स में अगर देखा जाए तो नेचुरली ऑकरिंग स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग स्टीरॉइड्स रहेंगे जैसे कि स्टीरॉयडल हार्मोन्स है जो नेचुरली ऑकरिंग हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो कुछ जो है स्टीरॉइड सिंथेटिकली हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि हमको पता हो गया है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, ये बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो केमिकली भी ऐसी चीजें सिंथेसाइज की जा सकती है जिसके अंदर वो बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी के हिसाब से हम जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि पेनिसिलिन का डिस्कवरी देखा था, उसी तरह से यहाँ पे स्टीरॉइड्स का भी डिस्कवरी है कि जो बेसिक स्टीरॉयडल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज डेफिनेटली विल हैव द 18 कार्बन कंटेनिंग, 19 कार्बन कंटेनिंग, 21 कार्बन कंटेनिंग रहेंगे, जिसके बेसिस पे जिसका स्ट्रक्चर स्टडी करके हमने सिंथेटिक कुछ स्टीरॉइड्स भी सिंथेसाइज की है, ठीक है। मतलब बेसिक एक बेस हमको मिल गया था कि स्टीरॉयडल हार्मोन जो है पर्टिकुलरली जो लाइक हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा 18, 19, 21 कार्बन कंटेनिंग। तो उससे हमको एक आइडिया आया था, उसी हिसाब से सिंथेटिकली भी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं, दैट इज द सिंथेटिक स्टीरॉयडल ड्रग्स, सिंथेटिक स्टीरॉयडल ड्रग्स। तो ये हम लोग नेचुरल स्टीरॉइड्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल स्टीरॉइड्स की बात कर रहे हैं, दैट इज दी स्टीरॉयडल हार्मोन्स। इसमें रहेगा सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी बहुत से बार हमने ये चीजें पढ़ी है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे हम लोग केमिकल नेचर उसका पढ़ने वाले, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अभी हार्मोन्स, दूसरे जो हार्मोन्स अगर देखा जाए तो विच आर अगेन स्टीरॉयडल इन नेचर, तो ये रहेंगे स्टीरॉयडल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? इफ यू सी दैट देयर आर पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द किडनी, ठीक है। पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है किडनी में। किडनी में अगर ये फॉर एग्जांपल ओके एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड ट्रांस सेक्शन लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो उसमें दो पार्ट रहेंगे, आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स और मिडिल वाला जो रहेगा इंटरनल पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला। समझ में आ रहा है क्या? हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लिए हैं, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन दी किडनी, और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन अगर लिया
तो ट्रांसफर सेक्शन अगर देखा जाए तो उसमें दो पार्ट रहेंगे, आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एन कॉर्टेक्स एंड इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला ये दो पार्ट रहेंगे एड्रिनल ग्लैंड के। नाउ कॉर्टेक्स विल प्रोड्यूस सर्टेन डिफरेंट हार्मोन्स, स्टीरॉयडल हार्मोन, एंड मेडुला विल प्रोड्यूस सर्टेन डिफरेंट हार्मोन्स। ठीक है, मतलब कॉर्टेक्स जो है वो अलग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेडुला जो है वो अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोन प्रोड्यूस बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, मेडुला की बात नहीं कर रहे हैं। मेडुला से जो है वो एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, ये कैटेकोलामाइन जो है वो एड्रिनल मेडुला से प्रोड्यूस होते हैं। हमने एएनएस में टॉपिक पढ़ा है एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, एपिनेफ्रिन, ये जो हमने सुना था, ये एड्रिनालिन और एड्रिनालिन नॉर्मली इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, मेडुला की बात नहीं कर रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स विल प्रोड्यूस दीस टाइप्स ऑफ हार्मोन, कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज द कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट विल बी इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ठीक है, कॉर्टिकॉइड मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो प्रोड्यूस होते हैं उसको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड मतलब स्टीरॉइड्स है ना, समझ में आ रहा है क्या? स्टीरॉइड है, और स्टीरॉइड है और प्रोड्यूस बाय द स्टीरॉयडल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड। समझ में? कॉर्टिकॉइड, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरल कॉर्टिकॉइड। कॉर्टिकॉइड मतलब कि स्टीरॉइड प्रोड्यूस बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन या स्टीरॉइड प्रोड्यूस होते हैं, अगर वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करते हैं या दे आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोल। ठीक है, अभी ग्लूको ये कहां पे इन्वॉल्व होता है इन पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? तो वी नो दैट दिस कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो इंसुलिन के एग्जैक्टली अपोजिट में काम करते हैं, इंसुलिन के एग्जैक्टली अपोजिट में काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ेगा तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, इजंट इट? इंसुलिन विल गेट प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, एंड इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड शुगर लेवल को कम करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। ठीक है, उसको कितना कम करना इसका कुछ रेंज पता नहीं है, स्टैंडर्ड रेंज, नॉर्मल वैल्यूज उसको कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ कम करने का काम करेगा। जैसे कि 180 टू 120 ये नॉर्मल शुगर रेंज जो है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 120 तक, 100 120 जो भी है। तो ये इंसुलिन को पता नहीं कि नॉर्मल इतना होता है तो इतने तक ही हमको कम करना है, उसको कम करना है, ऐसे नहीं, ओनली कम करने का काम करेगा। लेकिन जैसे नॉर्मल लेवल से कम करना होना स्टार्ट होगा तो वहां पे जो है वो फिर इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया ये भी डिसीज कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल से कम जैसे होने लगेगा इंसुलिन का फंक्शन, या इंसुलिन नॉर्मल से कम करने लगेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो दैट केस दीज हार्मोन विल come in the force, that is cortisone and hydrocortisone or glucocorticoid, and they are going to increase the blood sugar level. अगर इंसुलिन ने ब्लड शुगर लेवल को बहुत कम कर दिया है, हाइपोग्लाइसेमिक रेंज में कर दिया है, तो इन दैट केस कॉर्टिसोन विल कम इन द फोर्स, कम इन द रोल, एंड विल एबल टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। उसके मैकेनिज्म फिर अलग अलग है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रमोट करेगा, जो जो भी है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फिर ये कॉर्टिसोन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, और इतना बढ़ाएगा इसको भी नॉर्मल रेंज कुछ पता नहीं, ये बढ़ाने का काम करेगा, इंसुलिन कम करने का काम करेगा। इस वे में देयर इज अ बैलेंस, समझ में आया? जब भी बढ़ेगा तो इंसुलिन प्रोड्यूस होके इंसुलिन कम करने का काम करेगा, जब भी कम हो जाएगा तो इन दैट केस जैसे कि फास्टिंग कंडीशन में भी होता है, देखिए फास्टिंग कंडीशन में भी ब्लड शुगर लेवल जो कम हो सकता है, ठीक है, फास्टिंग कंडीशन में, तो इन दैट केस अगेन कॉर्टिसोल विल कम इन द फोर्स एंड विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल टू द नॉर्मल, नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, बढ़ाने का काम करेगा, जस्ट बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस कॉर्टिसोल इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसलिए इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोला जाता है। नेक्स्ट इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब दूसरे जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने देखा, दूसरा कॉर्टिकॉइड मतलब कि जो कॉर्टिकल एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होने वाले स्टेरॉइड से जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो मिनरल्स में या मिनरल्स को बैलेंस करेगा, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस करेगा। ऑल्डोस्टेरोन यू नो what it's a ADH, anti-diuretic hormone, ADH, aldosterone is a ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक मतलब डायबिटीज होने नहीं देगा, डायबिटीज होने देगा मतलब कि लॉस ऑफ जो भी डायबिटीज से जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी से लॉस होते हैं उसको रोक देगा, एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट। ठीक है,
तो इसका मतलब वो मिनरल्स जो भी रहेंगे हमारे बॉडी के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या सॉल्ट है, मिनरल्स, उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके मेंटेनेंस में रोल प्ले करता है, इसलिए इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोला जाता है. दैट इज द एग्जांपल वी हैविंग एड्रिनल अल्डोस्टेरॉन एंड व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो ये सब जो हमने देखा है स्टेरॉयडल हार्मोन्स है. दिस ऑल आर द नेचुरली ऑकरिंग स्टेरॉइड्स, नेचुरली ऑकरिंग सेक्स हार्मोन एंड दी कॉर्टिकॉइड्स, उसमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी. अभी ये जो है एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन है स्टेरॉयडल हार्मोन्स का, स्टेरॉयडल ड्रग्स का, एक्चुअली ड्रग्स का, जिसमें हार्मोन भी आ गए और इसमें ड्रग भी आ गए. ठीक है, सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दैट. तो इसमें रहेगा फर्स्ट ईस्ट्रेन. ईस्ट्रेन डेरिवेटिव, ईस्ट्रेन हमने बोला था कि C18 मतलब 18 कार्बन कंटेनिंग. इसका एग्जांपल है ईस्ट्राडायोल जो कि ईस्ट्रोजन का एनालॉग रहेगा. ईस्ट्रेन हमने बोला 18 कार्बन कंटेनिंग. ग्वानिन से स्टार्ट किया था ना, 17 कार्बन कंटेनिंग, 17 कार्बन कंटेनिंग ग्वानिन, 18 कार्बन कंटेनिंग ईस्ट्रेन, 19 कार्बन कंटेनिंग एंड्रोस्टेन, 21 कार्बन कंटेनिंग प्रेग्नेन एंड 27 कार्बन कंटेनिंग कोलेस्टेन. तो इसमें से 18 कार्बन ईस्ट्रेन अगर है तो 18 कार्बन कंटेनिंग रहेगा C18, उसका एग्जांपल है ईस्ट्राडायोल, और ये ईस्ट्रोजन का एनालॉग रहेगा, ईस्ट्रोजन का एनालॉग रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट 19 नॉर एंड्रोस्टेन डेरिवेटिव, मतलब ये भी 18 कार्बन कंटेनिंग रहेगा, नैंड्रोलॉन, ये भी ईस्ट्रोजन का एनालॉग रहेगा. नेक्स्ट एंड्रोस्टेन डेरिवेटिव, एंड्रोस्टेन मतलब C19, 19 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड वी कॉल एंड्रोस्टेन, एंड्रोस्टेन डेरिवेटिव C19. टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी जो ये मेल हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट प्रेग्नेंट डेरिवेटिव, प्रेग्नेंट मतलब 21 कार्बन कंटेनिंग, प्रेग्नेंट डेरिवेटिव, ऐसे स्टेरॉइड जिसके अंदर 21 कार्बन रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्रेग्नेंट डेरिवेटिव्स, जिसके एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन. कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन ये भी हमने देखा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. हाइड्रोकॉर्टिसोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, ये सिंथेटिक स्टेरॉइड्स है. प्रेडनिसोलोन एज वेल एज बीटामेथासोन, ये सिंथेटिक स्टेरॉइड्स है. ठीक है, जो कि 21 कार्बन कंटेनिंग होते हैं. समझ में आ गया. तो बाय दिस वे वन कैन क्लासिफाई ईस्टर्न डेरिवेटिव C18 जिसमें रहेगा, ईस्ट्राडायोल इज एग्जांपल. ये केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया स्टेरॉयडल ड्रग्स का. एंड्रोस्टेन डेरिवेटिव, एंड्रोस्टेन में C19 आएगा, टेस्टोस्टेरोन. नॉर एंड्रोस्टेन में, नॉर मतलब के जिसमें एक मिथिल ग्रुप कम रहेगा, 19 में एक मिथिल ग्रुप कम है तो डेफिनेटली वो 18 कार्बन ही रहेगा, तो हम बोलेंगे नॉन एंड्रोस्टेन डेरिवेटिव C18 ही रहेगा. फाइनली इसके अंदर एग्जांपल इज नैंड्रोलॉन. एंड प्रेग्नेंट डेरिवेटिव जिसके अंदर 21 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड्स रहेंगे, उसको बोला जाएगा दैट इज द प्रेग्नेंट डेरिवेटिव C21, जिसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन जो कि हार्मोन है, कॉर्टिसोन जो कि अगेन कॉर्टिसोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है. prednisolone and betamethasone, these are the two drugs which are synthetically, yes, synthetic steroids के examples हैं. ठीक है. Now we are moving toward the next one, steroidal hormones. इसमें हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे. सेक्स हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, इसका फिजियोलॉजी हम लोग देख रहे हैं. इसका ये स्ट्रक्चर है टेस्टोस्टेरोन का. टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे. टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस. इसके बाद में इट हैज एन एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी. एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयरेंस होने वाले जो मतलब जो विच विल मेंटेन और विच विल प्रोड्यूस द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी, जो रहेगा टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है एंड विच विल एबल टू मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल. तो एंड्रोजेनिक एक्टिविटी उसका होता है टेस्टोस्टेरोन का. एनाबॉलिक एक्टिविटी भी होता है. एनाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस रहेगा, उसके बाद में ग्रोथ ऑफ बोन्स रहेगा, मतलब ये एनाबॉलिक प्रॉपर्टी. तो टेस्टोस्टेरोन हैविंग एनाबॉलिक प्रॉपर्टी, मसल बिल्डिंग, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स, ये प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एनाबॉलिक प्रॉपर्टी. ठीक है. तो टेस्टोस्टेरोन के साथ दो प्रॉपर्टी रहेगी. एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी दैट इज टू मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स, एंड एनाबॉलिक प्रॉपर्टी दैट इज द बॉडी बिल्डिंग या जिसको बोलेंगे मसल डेवलपमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ ऑफ बोन्स, ये सब चीजें इसके अंदर होती है. ठीक है. ये हो गया अबाउट दी टेस्टोस्टेरोन. नाउ वी आर मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये रहेगा. यू कैन सी दैट द 4 रिंग्स आर देयर, मतलब बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, as well as इट्स 19 कार्बन कंटेनिंग, मतलब यहाँ पे 18 कार्बन एक्सटेंड हुआ है और यहाँ पे 19 कार्बन एक्सटेंड हुआ है. आपको दिख रहा है, नंबर यहाँ पे नहीं दिया लेकिन सॉलिड लाइन में आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं है, मतलब कार्बन है. तो ये 18 वाला कार्बन यहाँ पे रहेगा, 19 का यहाँ पे कार्बन रहेगा. ठीक है. तो इसका मतलब ये टोटल 19 कार्बन कंटेनिंग है, टोटल 19 कार्बन कंटेनिंग है. तो यू कैन सी दैट इन द केमिकल नेम 17 बीटा हाइड्रोक्सी, 17 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि बीटा कॉन्फिगरेशन में, इसलिए 17 बीटा हाइड्रोक्सी वी आर राइटिंग.
एंड्रोस्टेन, एंड्रोस्टेन मतलब कि 19 कार्बन कंटेनिंग है, अभी हमने देखा। 4 इन मतलब 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और 3 ओन, 3 ओन मतलब थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है। 3 ओन, ये हो गया इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम कहीं पे आपको पूछा नहीं जाएगा, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। 17 बीटा हाइड्रोक्सी मतलब 17 का 17 पे क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एंड्रोस्ट मतलब स्टैंड फॉर एंड्रोस्टेन कंटेनिंग, मतलब कि 19 कार्बन कंटेनिंग। 4 इन स्टैंड फॉर इन मतलब डबल बॉन्ड, तो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। और 3 ओन, ओन मतलब के डबल ऑक्सो ग्रुप, ऑक्सो या ओन बोला जा सकता है, डायोन हम लोग बोलते हैं, देखिए। तो ऑक्सो ग्रुप है, इसलिए 3 ओन थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है। Now we can see that the parts in the chemistry: hydroxy group at C17, keto group, oxo group at C4, C3, and double bond between C3 and C4. C3 and C4 नहीं रहेगा, C4 and C5 रहेगा डबल बॉन्ड, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको 4 इन। किसका हमने देखा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखा टेस्टोस्टेरोन का, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर लेस, slightly soluble in water, freely soluble in alcohol। यूजेस अगर देखा जाए टेस्टोस्टेरोन के, सो एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द रिप्लेसमेंट थेरेपी इन मेल हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म मतलब कि जहां पे जो लाइक मेल्स के बॉडी में पर्टिकुलरली अगर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं या लेस एक्सटेंट में प्रोड्यूस हो रहे, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोगोनाडिज्म। So in that case, the males have been given with this sorry hormone as a substitute. That is called as a replacement therapy. So as a substitute or a replacement therapy in males, in order to treat the hypogonadism, to stimulate the erythropoiesis and treat the anemia। ठीक है, मतलब ये एनाबोलिज्म का काम करता है, एनाबोलिक एक्टिविटीज का है टेस्टोस्टेरोन का, इसलिए हम लोग erythropoiesis मतलब एनीमिया को करेक्ट करने के लिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर द मसल डेवलपमेंट एनाबोलिक प्रॉपर्टी। पहले वाला एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी था, दूसरा एनाबोलिक प्रॉपर्टी, दैट इज दी मसल डेवलपमेंट के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, टू ट्रीट द इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट, इन फीमेल्स आल्सो इट कैन बी यूज, लेकिन फीमेल्स में जो है उसका रोल अलग रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, एज सच फिजियोलॉजिकली टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ मेल, ये प्रोड्यूस इनटू द बॉडी ऑफ मेल, या वी आर कॉलिंग दैट टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, लेकिन फीमेल्स में पर्टिकुलरली कुछ डिसऑर्डर्स अगर रहे तो उसको ट्रीट करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक, बिकॉज लाइक वी कैन से दैट ईस्ट्रोजन जो होता है, ईस्ट्रोजन विच इज अ हार्मोन प्रोड्यूस इन फीमेल्स, दैट इज 18 कार्बन कंटेनिंग, और ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये 19 कार्बन कंटेनिंग होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी थोड़ी है, एक कार्बन का डिफरेंस है, नो प्रॉब्लम, 18 कार्बन कंटेनिंग 19 कार्बन कंटेनिंग, लेकिन इसी रिलेशनशिप को या इसी को लाइक वी कॉल स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की वजह से कुछ डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि कौन कौन से यूजेस के लिए फीमेल में यूज किया जाएगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नली गिवन इनटू द फीमेल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स। मेनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए लिया जाएगा। टू ट्रीट द क्रॉनिक मैस्टिटिस, मैस्टिटिस मतलब ये एक्चुअली मैमरी ग्लैंड से रिलेटेड डिसीज है, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग as well as the infection related to the mammary gland, that is called as an mastitis। तो ट्रीट द mastitis के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि पर्टिकुलरली इसमें क्या होता है कि जो लाइक ईस्ट्रोजन है, लाइक थर्ड यूज भी देख लो, फॉर द सेपरेशन ऑफ द लैक्टेशन, फॉर द सेपरेशन ऑफ लैक्टेशन। ये तीनों की चीज, ये तीनों जो डिसऑर्डर होते हैं सॉरी फीमेल्स में, these three disorders are due to increased level of estrogen। ईस्ट्रोजन का या ईस्ट्रोजन जो है वो ये तीनों डिसीज को एक्चुअली बढ़ा सकता है या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। कौन कौन से, मेनोपॉजल सिम्टम्स, क्रोनिक मैस्टाइटिस एंड लैक्टेशन, ये चीजों को वो क्या करता है, प्रमोट करता है, तो डिसीज को बढ़ाता है एक्चुअली ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन दिया जा रहा है इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल बाय इंजेक्टेबल रूट। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा ईस्ट्रोजन के साथ, ईस्ट्रोजन के साथ कॉम्पीट करेगा। हार्मोन लेवल के इन्फ्लुएंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉम्पीट करेगा ईस्ट्रोजन के साथ, और खुद जो है वो बाइंड होकर के ईस्ट्रोजन को यहाँ पे बाइंड होने नहीं देगा। मतलब ईस्ट्रोजन ये जो डिसीज को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, तो टेस्टोस्टेरोन उसको बढ़ाने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो जस्ट टेस्टोस्टेरोन विल टेक इट प्लेस, कॉम्पिटिटिवली बाइंड टेस्टोस्टेरोन इंस्टेड ऑफ द एस्ट्रोजन ऑन द स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स, और एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर जो भी रहेंगे उसके पर टेस्टोस्टेरोन बाइंड करेगा।
तो इट विल नॉट प्रमोट द प्रमोशन ऑफ दिस डिसीजेस, मतलब इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, मतलब ये डिसीज जो है वो क्योर होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन है, टेस्टोस्टेरोन इम्प्लांट्स है, इम्प्लांट्स कैन बी गिवन टेस्टोफॉर्म, टेस्टोवेरॉन, टेस्टोवेरॉन डिपोट। इम्प्लांट जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 5 years के लिए इम्प्लांट कर दिया, स्किन के अंदर उसको पेनिट्रेट करके इम्प्लांट कर देते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हैं। इम्प्लांट्स आपको पता होगा इम्प्लांट का कंसेप्ट, ठीक है? तो जहां पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट की जरूरत है टेस्टोस्टेरोन की, तो वहां पे इम्प्लांट कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोफॉर्म, टेस्टोवेरॉन डिपोट एंड दी हार्मोन सॉरी हार्मोन these are the brand names for testosterone। ये हो गया एक एग्जांपल। नेक्स्ट ईस्ट्रोजन, नेक्स्ट हार्मोन है ईस्ट्रोजन। Estrogenic hormone secreted by the ovary, you know, and it's a female hormone। डेवलप एंड मेंटेनेंस, इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन का देखा एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी एंड दी एनाबॉलिक प्रॉपर्टी, वैसे ही यहाँ पे ईस्ट्रोजन का फंक्शन रहेगा। ईस्ट्रोजन इज हेल्पिंग और प्रोवाइडिंग दैट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, सेक्सुअली कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स एंड नेसेसरी फॉर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मेंसेस। ठीक है, मतलब ओव्यूलेशन के लिए ये जरूरी होता है ईस्ट्रोजन, एंड नेसेसरी फॉर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मेंसेस। मेंसेस मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज मेंसेस। तो ये जो इसके रोल है, नो प्रॉब्लम। अभी ये स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर देखा था, वैसे ही ईस्ट्रोजन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। दैट इज अगेन इट्स एक्चुअली इट्स 18 कार्बन कंटेनिंग। यू सी दैट यहाँ पे एक ही कार्बन का एक्सटेंशन है, आगे एक्सटेंशन नहीं है। सॉरी। तो इसमें है टोटल 18 कार्बन कंटेनिंग, मतलब हमने जो टेस्टोस्टेरोन में देखा था एंड्रोस्टेन न्यूक्लियस 19 कार्बन कंटेनिंग, यहाँ पे रहेगा ईस्टेन न्यूक्लियस। देख सकते हो आप, इसमें डबल बॉन्ड है। तो इसमें देखिए राइट साइड में इसके पॉइंट दिए केमिस्ट्री के, ईस्टेन न्यूक्लियस रहेगा मतलब 18 कार्बन कंटेनिंग रहेगा। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एट C3 एंड C17, मतलब C17 पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, C3 पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एट C3 एंड C17। उसके बाद 3 डबल बॉन्ड्स एट 1, 3 एंड 5 पोजीशन। डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट रिंग के अंदर, ए वाला जो रिंग है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। सो देयर इज अ 3 डबल बॉन्ड बिटवीन 1, 3 एंड 5 एट द पोजीशन 1, 3 एंड 5, 3 डबल बॉन्ड्स। तो फाइनली द केमिकल नेम विल बी 135 ईस्ट्रेट्राइन। ईस्ट्राइन एक्चुअली, ईस्टर मतलब ईस्ट्रेन डेरिवेटिव 18 कार्बन कंटेनिंग। 135 पे 3 डबल बॉन्ड, इसलिए 135 ट्राइन इसको बोला है। ट्राइन स्टैंड फॉर 3 डबल बॉन्ड्स एंड 317 डायोल। डायोल मतलब के दो क्या है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। डायोल मतलब के 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कौन कौन से पोजीशन पे? 3 पे और 17 पे, इसलिए 317 डायोल। ये हो गया ईस्ट्रेन, सॉरी ईस्ट्रोजन। इसके प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए, जो ड्रग फॉर्म में यूज किया जाता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रेन, इट ऑकर एज अ व्हाइट क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, practically insoluble in water। definitely all the steroids are practically insoluble in water। ठीक है, जितने भी स्टेरॉइड है सभी के सभी वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद में यूजेस, ईस्ट्रोजन का यूजेस हम लोग देख रहे हैं। इट इज द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन फीमेल्स। डेफिनेटली ईस्ट्रोजन अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो सप्लीमेंट या रिप्लेसमेंट दिया जाता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन में हमने देखा कि मेल्स में हाइपोगोनाडिज्म अगर हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन दैट केस रिप्लेसमेंट टेस्टोस्टेरोन एक्सटर्नली दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ईस्ट्रोजन, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का लेवल कम अगर है तो दैट इज यूज, दैट इज गिवन एज सप्लीमेंट। ईस्ट्रोजन सिंथेटिकली जो भी रहेगा या डोसेज फॉर्म में ईस्ट्रोजन उसको दिया जाएगा, फीमेल्स को दिया जाएगा। टू ट्रीट द मेनोपॉजल सिम्टम्स, टू ट्रीट द डिलेड ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, फॉर्मुलेशन ईस्ट्राडायोल इंजेक्शन रहेगा, ब्रांड नेम सच एज ओवासेट एंड एप्रोक्रीन। ओवासेट क्योंकि ईस्ट्रोजन है वो ओव्यूलेशन के लिए हेल्प करता है, इसलिए उसको बोला जाएगा ओवासेट इज अ ब्रांड। नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन अगर बात करते हैं तो आफ्टर द ओव्यूलेशन यू कैन सी दैट आफ्टर द ओव्यूलेशन द कार्पस ल्यूटियम इज बीइंग फॉर्मिंग। क्या फॉर्म होता है आफ्टर द ओव्यूलेशन? कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। कार्पस ल्यूटियम यू कैन सी दैट, लाइक ये देखिए, ये वाला होता है डेवलपमेंट ऑफ ओवम का या ओव्यूलेशन का प्रोसेस। दिस इज द ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम। ग्राफियन फॉलिकल्स विल मैच्योर, विल रिलीज द ओवम, या ओवा यहाँ से रिलीज हो जाता है। और उसके बाद में जो भी ओवम यहाँ से रिलीज हो रहा है, उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर बचेगा, ओवम यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है, ओविसाइट या ओव्यूलेशन होने के बाद में, तो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बचेगा उसका कन्वर्जन होता है कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बीइंग प्रोड्यूस द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम फर्दर
denaturate or will further release the hormone that is called as an progesterone. समझ में आ रहा है क्या? प्रोजेस्टेरॉन. तो प्रोजेस्टेरॉन जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर द ओव्यूलेशन, the ovulation follicle tissues rupture to form corpus luteum which secrete the progesterone. अब ये प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल होता है? प्रोजेस्टेरॉन इट हेल्प्स इन द कंसेप्शन. कॉन्सेप्शन मतलब कि जहां पे अभी देखिए आपने देखा अभी तो ओवुलेशन में ओवम रिलीज हो गया है. ओवम अगर रिलीज हो गया, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो देयर इज अ से फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट और एम्ब्रियो एंड दैट लीड्स टू अटैच टू द यूटेराइन वॉल एंड दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्शन. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्शन. कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी टर्म आपने सुना होगा. कॉन्ट्रासेप्टिव ये फर्स्ट ईयर में हमने देखा था. कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या होता है? विच प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन. मतलब जो फर्टिलाइज ओम रहेगा उसको यूटेराइन वॉल से अटैच होने नहीं देंगे. दिस कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्शन. और जो यूजुअली प्रोसीजर होता है दैट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ओवम विल गेट फर्टिलाइज ओवम, फर्टिलाइज एग, और वी कैन से दैट द एम्ब्रियो जो भी डेवलप होगा, जाइगोट, which try to attach to the uterine wall. This is called as conception. तो इसके लिए जो है प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है. ठीक है, इसके लिए प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है. अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम है या प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो ये कॉन्सेप्शन हो नहीं पाएगा. मतलब देयर इज अ से एबॉर्शन, सिंपली वॉश आउट हो जाएगा. जो फर्टिलाइज ओवम है वो अटैच नहीं होगा फॉर द फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टू द यूटेराइन वॉल. देयर इज नो कॉन्सेप्शन, देयर इज अ से एबॉर्शन. एबॉर्शन मतलब कि वॉश आउट हो जाएगा. ठीक है, इसलिए जब भी अर्ली इन प्रेगनेंसी, अर्ली स्टेज में या अर्ली ट्राइमेस्टर में टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, to maintain the pregnancy, to retain the pregnancy, to promote the pregnancy, this progesterone can be given by the gynecologist. ठीक है. Next, to implant and maintain the fertilized ovum, as I told, fertilized ovum जो है उसको मेंटेन करेगा, उसको इम्प्लांट करने में हेल्प करेगा, मतलब कॉन्सेप्शन में हेल्प करेगा. So the spontaneous rhythmic contraction of the uterine wall, ये यूटेरस का जो है यूटेराइन वॉल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन जो डिस्टर्ब कर सकता है कॉन्सेप्शन में, तो उसको अवॉइड करेगा, उसको रुका देगा. किसको रुका देगा? कॉन्ट्रैक्शन को. रिदमिक एंड स्पॉन्टेनिक जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूटेराइन वॉल का, उसको स्टेबल बना देगा ताकि कॉन्सेप्शन प्रॉपर हो सके. ये अटैचमेंट ऑफ द ओवम, अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम कैन बी पॉसिबल टू द यूटेराइन वॉल, दैट इज बाय स्टॉपिंग द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल या यूटेराइन वॉल. तो ये अल्टीमेटली ओवरऑल ये है कि ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है. इट आल्सो प्रिवेंट द ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. मतलब जब प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाए तो फर्दर जो ओव्यूलेशन का पार्ट होता है या फर्दर ओव्यूलेशन होने नहीं देगा, फर्दर ओवम रिलीज नहीं होने देगा या ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा. क्योंकि अगर ओव्यूलेशन हो गया तो फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं इनटू द प्रेगनेंसी. दैट इज व्हाई इट सप्रेसेस द ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. नेक्स्ट ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. अभी हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेगनेंसी, इसके यूजेस क्या है वो देखा, फिजियोलॉजिकल रोल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज एक्चुअली यहाँ पे देखिए 18 कार्बन है, 19 कार्बन है. 17 के तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, 17 तो रहेगा. 18, 19, 20, 21 मतलब टोटल जो है वो 21 कार्बन है. मतलब इसमें प्रेग्नेंट न्यूक्लियस है. तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग प्रेग्ना 4 इन 2 320 डायोन, 320 डायोन. अब इसमें देखिए कि इट्स अ प्रेग्नेंट न्यूक्लियस, मतलब 21 कार्बन कंटेनिंग रहेगा. 2 ऑक्सो ग्रुप्स आर देयर एट C3 and C20 and having double bond between 4 and 5. प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो इसके रहेगा क्रिस्टलाइन पाउडर. उसके बाद में ऑर्डरलेस है, नो प्रॉब्लम. इट इज प्रैक्टिकली insoluble in water, as I told. All the steroids are practically insoluble in water and soluble in organic solvent like alcohol है, क्लोरोफॉर्म ईथर है, इसमें soluble हो सकते हैं. शोज पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक जो पॉलीमॉर्फ रहेगा एक 121 पे मेल्ट होगा, अदर 128 पे मेल्ट होगा. स्टेबिलिटी, इट शुड बी stored, it is affected by light, that's why it should be stored in 90 million distance container. To treat the dysfunctional uterine bleeding, उसके बाद में टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, टू ट्रीट द कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम, यूटेराइन कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज हो सकता है. प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स रहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज. देन प्रोलुटोन, प्रोजेस्टीन एंड मेंस्ट्रोजेन, दीज आर द ब्रांड्स. ठीक है. नेक्स्ट नैंड्रोलाइन. नैंड्रोलाइन हमने देखा कि नॉन एंड्रोस्टेन डेरिवेटिव है और नॉर्मली ये 18 कार्बन कंटेनिंग होता है. एंड्रोस्टेन तो लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें 18 कार्बन कंटेनिंग ईच होते हैं. ठीक है. इसमें इट इज हैविंग अ लैक ऑफ CH3 ग्रुप एट C10. इट हैज नॉट ओरली एक्टिव, मतलब पैरेंटली एक्टिव रहेगा.
यूज एज ए डिकोनाइट ईस्टर, मतलब कि नैंड्रोलॉन डिकोनाइट ईस्टर नैंड्रोलॉन डिकोनाइट के फॉर्म में यूज किया जाएगा। यूजेस रहेगा एज अ टेस्टोस्टेरोन, एज लाइक दैट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन का ही एनालॉग है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन में भी 18 कार्बन 19 कार्बन कंटेनिंग था, यहाँ पे भी 19 कार्बन कंटेनिंग है, एंड लिटिल बिट स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी रहेगा, नो प्रॉब्लम, बट टेस्टोस्टेरोन एनालॉग है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन भी यूज किया जा सकता है, एज वेल एज दिस अगेन कैन बी गिवन। देखिए टेस्टोस्टेरोन में भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रहेगा, formulation nandrolone injection, brand names such as dubrolin and nandrolene। ये हो गया ऑल अबाउट द सेक्स हॉर्मोन्स। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द कॉर्टिकॉइड्स या हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एज आई टोल्ड। तो इसमें मैंने आपको फंक्शंस तो एक्सप्लेन कर ही दिया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एग्जांपल जो है कॉर्टिसोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, उसके फंक्शंस है कि दे आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब वो क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सिंपल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज मतलब सिंपल ये जो है वो ओवरऑल ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं बाय दिस मैकेनिज्म। कौन कौन से रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दी translocation of the glucose transport from plasma membrane to the deeper side, decrease the uptake of utilization of the peripheral in the peripheral tissues, intake of the hepatic gluconeogenetic enzymes, increase the production of the glucose from amino acid, increase the deposition of the glycogens, by these way it increases the glucose level। फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं, प्रमोट द लिपोलाइसिस ड्यू टू ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालिन एंड थायरोक्सिन, मतलब फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जनरेट द साइक्लिक केएमपी, इंड्यूसेस द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब सिंपली फैट्स का ब्रेकडाउन करेंगे, फैट्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। पेरिफेरल एडिपोसाइट्स लेस सेंसिटिव टू लिपोलिसिस, मतलब लिपोलिसिस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैन बी डन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आल्सो, मतलब इम्यूनोलॉजी में एक्चुअली दीज आर एक्टिंग एज इम्यूनोसप्रेसेंट। ग्लूको ये जो हमने बोला कॉर्टिकॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह ये जो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दे आर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आल्सो। क्या क्या होते हैं, क्या करते हैं वो इम्यूनोलॉजी के साथ या इम्यूनिटी के साथ, सप्रेसेस द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनो सप्रेसेंट करेंगे, इनहिबिट द टी सेल एंड डिक्रीजेस द प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स आर मोर सेंसिटिव देन बी सेल्स, मतलब सिंपल अगर देखा जाए तो दीज आर इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे। नाउअडेज जो पैंडेमिक जो चल रहा है, हम लोग इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेरॉइड जो होते हैं पर्टिकुलरली दीज स्टेरॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एबल टू सप्रेस द इम्यूनिटी, और अगर सप्रेस इम्यूनिटी कर दिया तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये क्यों जरूरी होता है इम्यूनिटी को सप्रेस करने का, ऐसे कौन से कंडीशन है जहां पे हमको इम्यूनिटी को सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये कौन से कंडीशन है, लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं जहां पे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को इम्प्लांट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इन दैट केस देयर इज टेम्पररी टाइम पीरियड ऑफ के लिए, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए इम्यूनिटी को सप्रेस करना जरूरी होता है। ये क्यों, क्योंकि अगर जो एक्सटर्नल ऑर्गन हमने जो बाहर से ऑर्गन इम्प्लांट किया है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी स्टिमुलेट होकर के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है, और जो न्यू ऑर्गन जो इम्प्लांट हुआ है उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है, समझ में आ रहा है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको मैचअप होने के लिए थोड़े दिनों के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट यूज किए जाते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया जाएगा ताकि वो जो नया ऑर्गन इम्प्लांट हुआ है वो मैचअप हो जाए बॉडी के साथ, और इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना हो, इसके लिए इम्यूनो सप्रेसिव्स आर इफेक्टिव, ठीक है। लेकिन नाउ डे इन अ पैंडेमिक सिचुएशन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, नॉट द सप्रेसिंग इम्यूनिटी। उसके बाद ये जो स्टेरॉइडल हम लोग बोलते हैं, these steroids are anti-inflammatory effects also. It promote the synthesis of protein function including anti-inflammatory, anti-inflammatory जो प्रोटीन्स होते हैं उसका सिंथेसिस करेगा, inhibit the synthesis of inflammatory mediators। हमने देखा था एनालिसिस में जहाँ पे डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद में कॉक्स एंड लॉक्स पे हमने देखा था साइक्लोऑक्सीजिनेज, लिपोऑक्सीजिनेज, उससे जितने भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको सप्रेस करेगा, मतलब दीज आर दी स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। We have seen NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory agents। NSAIDs के एग्जाम्पल जैसे कि एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है, डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है, ये सब हमने देखे थे, इंडोमेथासिन, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and these are the steroidal anti-inflammatory drugs। मतलब ये जो स्टेरॉइड्स है वो भी एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग द स्टेरॉइड फॉर द जस्ट टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन।
कहीं पे इन्फ्लेमेशन है तो हम लोग डायरेक्टली स्टेरॉइडल ड्रग्स यूज नहीं करते, वी आर यूजिंग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, एनएसएआईडीज यूज करते हैं, नॉर्मल एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं। ये स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स क्यों नहीं यूज करते हैं? बिकॉज दिस हैविंग अ वेरियस, जैसे कि अभी हमने देखा कि इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट भी है, मतलब हमने तो लिया कि इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, लेकिन इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा। इट विल हैव द हार्मोनल इन्फ्लुएंस आल्सो। और हार्मोनल में गड़बड़ अगर होगी तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। हार्मोन्स का जो लेवल होता है बहुत टिपिकल होता है, हार्मोन लेवल कम भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम लोग नॉर्मल अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए अगर ये स्टीरॉयडल ड्रग लेंगे, स्टीरॉइड्स लेंगे, तो उसका जो इफेक्ट है बहुत सारी चीजों के ऊपर होगा। एंड दैट्स व्हाई in order to avoid the other complications and in order to avoid the influence in the hormonal level, these anti-inflammatory agents, particularly these steroidal anti-inflammatory agents are avoided, not to be used in commonly. चलो ठीक है, ये है बॉडी के अंदर ये पाथवे होता है जिससे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जिससे हमने बोला कि ऑल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्राडायोल है, एस्ट्रोजन है। तो इसका जो कॉमन प्रिकर्सर होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कॉमन प्रिकर्सर इज कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमको डाइटरी सोर्सेज से मिलता है। कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल हम लोग इंटेक ले रहे हैं, जो कि नॉर्मली फैट से हमको मिलता है, ऑयल से मिलता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसके अंदर बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो हमने बोला ना साइक्लोपेंटेन पैराटोफेनेट्रीन एबीसीडी वाला 17 कार्बन कटेंगे, ये तो रहेगा रहेगा। इसके अलावा आगे का भी रहेगा। कोलेस्ट्रॉल में एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल में तो कोलेस्ट्रेन जो 27 कार्बन कंटेनिंग हमने जो देखा था कोलेस्ट्रेन एक्सटेंशन देखा ना, 21, 22, 26, 25, 27 तक, तो दैट वाज अ कोलेस्ट्रेन न्यूक्लियस 17 कार्बन कंटेनिंग। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ईस्ट्रेन, प्रेग्नेन, एंड्रोस्टेन, वैसे ही कोलेस्ट्रेन भी है। कोलेस्ट्रेन मतलब कि 27 कार्बन कंटेनिंग। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर कोलेस्ट्रेन न्यूक्लियस होता है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो उसके अंदर 27 कार्बन कंटेनिंग न्यूक्लियस रहेगा, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रेन। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमको मिलेगा डाइटरी सोर्सेज से, एंड इसके अंदर रेडीमेड हमको 27 कार्बन कंटेनिंग तक स्टेरॉइड मिल जाएगा। रेडीमेड 27 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड, जिसको हम ब्रेक डाउन करके वी कैन मेक इट 18 कार्बन कंटेनिंग, 19 कार्बन कंटेनिंग, 21 कार्बन कंटेनिंग, isn't it? Whether it is possible or not? समझ में आ रहा है क्या? हमको अगर कोलेस्ट्रॉल मिलता है डाइटरी सोर्सेज से जिसमें 27 कार्बन कंटेनिंग होता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और ये अगर हमको डाइटरी सोर्सेज से मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करके 27 कार्बन तो ऑलरेडी है उसके अंदर, उसको ब्रेक डाउन करके हम 21 कार्बन वाला भी बना सकते हैं। विच एवर भी रिक्वायर्ड, जो हमको चाहिए उसके हिसाब से हमको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि 19 कार्बन कंटेनिंग दैट इज टेस्टोस्टेरोन, 18 कार्बन कंटेनिंग एस्ट्रोजन कैन अगेन बी फॉर्म, दैट डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजी। मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होगा, फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद में एडीए जो है दैट इज द ऑल्डोस्टेरोन, ये भी प्रोड्यूस होता है। So you can see that the cholesterol is a common precursor for the synthesis of, अब ये देखिए यहाँ पे पाथवे जो होगा एंड में एल्डोस्टेरोन फॉर्म हो रहा है, पैरेलल पाथवे जिसमें कॉर्टिसोल फॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट इज अ पाथवे जिसमें टेस्टोस्टेरोन फॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट पाथवे जिसमें एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल फॉर्म हो रहा है। इट मींस दैट दीज ऑल आर, ये पूरा सीक्वेंस है, नो प्रॉब्लम। तो इस सीक्वेंस तो समझना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हमको सेंट्रल डोगमा पढ़ना है कि सेंट्रल कंसेप्ट क्या है कि कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल स्टेरॉइडल हार्मोन्स। तो जो डाइटरी सोर्सेज से हम लोग फैट्स ऑयल कंज्यूम करते हैं वो हमारे हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कोलेस्ट्रॉल थ्रू द डाइटरी सोर्सेज सॉरी, या फैट्स या ऑयल कंटेंट अगर हमारा डाइटरी सोर्सेज से कम है तो डेफिनेटली हार्मोन प्रोडक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अगर हम लोग ले लें डाइटरी सोर्सेज से तो इजीली सॉरी इजीली दिस टाइप्स ऑफ हार्मोन कैन बी प्रोड्यूस। जस्ट वहां पे क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। 27 को कट करके ब्रेक डाउन करके 18 कार्बन बनाना है, 19 कार्बन बनाना है, 21 कार्बन बनाना है, जैसे जिसको चाहिए जितना चाहिए उतना बना सकते हैं, मतलब बन जाएगा बायोसिंथेटिकली इन आवर बॉडी। दैट आई मीन दैट द कोलेस्ट्रॉल विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आया? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड, अभी यहां से जितने भी है कॉर्टिसोन, ये तो नॉर्मली नेचुरली है कॉर्टिसोन। इसका अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चरल फीचर तो ये होता है, इट हैविंग 3 ऑक्सो ग्रुप, C3 पे, C11 पे, C20 पे, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, C70 C21 पे, डबल बॉन्ड बिटवीन C4 एंड C5, और इट इज अ 21 हाइड्रोक्सी ग्रुप, it has a 21 hydroxy group,
and it is acylated to form the cortisone acetate. इसमें अगर देखा जाए इसका केमिकल नेम तो 17 अल्फा 21 बीटा डाइहाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। 17 का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। 17 का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है। 21 का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है। देन 4 प्रेग्निन मतलब टोटल 21 कार्बन एटम इसके अंदर रहेंगे। एंड देयर आर ट्राइओन 3 ऑक्सो ग्रुप है एट 3, 11 एंड 20। समझ आ रहा है? 3, 11 एंड 20 तीन जगह पे आपको ऑक्सो ग्रुप दिख रहा है, मतलब ट्राइओन है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉर्टिसोन। यूजेस अगर देखा जाए तो कॉर्टिसोन एसिडेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस है, स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर है, डेफिनेटली फ्रीली सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर एड्रेनल कॉर्टिकोफेलियर टू ट्रीट द अस्थमा। आप बोलते हो अस्थमा में भी स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं, तो कौन से ऐसे स्टेरॉइड जो अस्थमा में यूज किए जाते हैं? दिस इज द स्टेरॉइड, दीज आर द स्टेरॉइड्स। कॉर्टिसोन ये अस्थमा में यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इट इज नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि स्टेरॉइड अगर यूज किया तो बाकी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हार्मोनल लेवल में इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए नॉर्मली यूज नहीं करते, लेकिन सीवियर कंडीशन में यूज कर सकते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जिक एंड एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, एज आई टोल्ड इम्यूनोसप्रेसेंट है ये कॉर्टिसोन, इसलिए ये एनाफिलैक्सिक और एलर्जिक रिएक्शंस को सप्रेस कर सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट उसका है, जैसे मैंने बोला कि आपको स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स एंड नॉन स्टेरॉइडल, तो ये स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का एग्जांपल है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट विल रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्किन कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। कॉर्टिसोन इंजेक्शन है, कॉर्टिसोन टैबलेट है, कॉर्ट्रीन, ओटेक्स एंड कॉर्टिल एच, दीज आर द ब्रांड्स। नेक्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन में क्या डिफरेंस है? दिस इज कॉर्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोन को कॉर्टिसोल बोला जाता है, OL मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा, ठीक है। और कॉर्टिसोन में जैसे प्रीवियस वाला जो ड्रग दिखा हमने ONE है, नॉट OL। कॉर्टिसोन कॉर्टिसोल डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो 11 वाला ऑक्सो ग्रुप है ये अगर प्रेजेंट है ऑक्सो तो ओन रहेगा, अगर ये हाइड्रोक्सी बन गया तो कॉर्टिसोल हो जाएगा, OL हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, OH अल्कोहल होता है ना। तो 11 वाले कार्बन के ऊपर खेल है पूरा पूरा। तो मुझे ये बोलना है कि जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन मतलब कि कॉर्टिसोन का ही हाइड्रोकॉर्टिसोन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉर्टिसोन का ही हाइड्रोकॉर्टिसोन हो जाएगा। हाइड्रोकॉर्टिसोन कैसे होगा? बाय एडिंग अ हाइड्रोजन एट 11 पोजीशन, तो ऑक्सो ग्रुप का हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऑक्सो ग्रुप का हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा, ये वाला 11 वाला, तो ये हो जाएगा हाइड्रोकॉर्टिसोन। सिंपल, इतना ही डिफरेंस है। रिमेनिंग सेम कॉर्टिसोन जैसा ही है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का डिफरेंस है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ऐसे हम लोग हाइड्रोजन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन ऐड कर दिया हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोजन निकाल दिया कॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन कंटेनिंग हाइड्रोजन, कॉर्टिसोन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एट 11 पोजीशन, इससे हम उसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में ये हम लोग क्यों किए हैं, 11 वाला जो है 11 पोजीशन पे हाइड्रोजन क्यों ऐड किए हैं? दैट इज रिडक्शन ऑफ मतलब एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन टू मेक इट ऑक्सो टू हाइड्रोक्सी ग्रुप 10 टाइम मोर पोटेंट। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या रहेगा? 10 टाइम्स मोर पोटेंट रहेगा देन दैट ऑफ द कॉर्टिसोन, and be retaining its mineralocorticoid activity also, but retaining its mineralocorticoid activity also, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिडेट फॉर्मुलेशन रहेगा, ऑइंटमेंट है, आई ऑइंटमेंट्स है, आई ड्रॉप्स है, क्रीम भी अवेलेबल होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्ट एस, लेवोकॉर्ट्रिल, टेट्राकॉर्ट्रिल, ये उसके ब्रांड नेम से हाइड्रोकॉर्टिसोन कंटेनिंग के। नेक्स्ट है प्रेडनिसोलोन। हार्डली आपको एक दो ड्रग यहाँ पे देखना है, स्टेरॉइडल प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन ये एक्चुअली इसमें देखा जाए तो इट्स 11, 17, 21 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रेगना, मतलब प्रेग्नेंट कंटेनिंग 21 कार्बन कंटेनिंग 1, 4 डाइन, 2 डबल बॉन्ड है, 1 पे 4 पोजीशन पे है, 3, 20 डायोन, 2 ऑक्सो ग्रुप है, 3 पे है, 21 पे है, टोटल 21 कार्बन कंटेनिंग है, ये उसका स्ट्रक्चर है। यूजेस प्रेडनिसोलोन के देखा जाए तो यूजेस है लीवर हेपेटिक नेक्रोसिस में यूज किया जाता है, जीआई ट्रैक्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज किया जाता है एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, किडनी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में एज एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज किया जाता है, आई इन्फ्लेमेशन में भी एज एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज किया जाता है। नेक्स्ट डोसेज फॉर्म अगर देखा जाए तो प्रेडनिसोलोन टैबलेट, प्रेडनिसोलोन सोडियम आई ड्रॉप्स, प्रेडनिसोलोन सोडियम एंड फॉस्फेट इंजेक्शन, इनिमा भी अवेलेबल होता है, हिस्टोकॉर्टिन एंड प्रेडनिसोल, दीज आर द 2 ब्रांड्स। बीटामिथासोन ये भी एक टॉपिकल स्टेरॉइड है,
इसमें देखा जाए तो अभी देखिए इसमें 9 फ्लूरो होता है, 9 पोजीशन जो रहेगा उसके ऊपर फ्लोरीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन है। 11 से 11 17 21 ट्राइहाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा। 17 बीटा मिथिल है, सॉरी 16 बीटा मिथिल, ये 16 पोजीशन पे भी मिथिल ग्रुप है, ये रहेगा 16 बीटा मिथिल। बीटा मिथिल है इसलिए बीटा मिथासोन आ गया, समझ आया। बीटा मिथिल है 16 पोजीशन पे, बीटा कॉन्फ़िगरेशन में मिथिल ग्रुप है एडिशनल, जो कि नॉर्मली स्टेरॉइड में नहीं होता है, तो एडिशनल बीटा मिथिल ग्रुप है इसलिए बीटा मिथासोन इसको बोला जाएगा। ठीक है। इट्स अ प्रेग्ना, मतलब कि प्रेग्ना 21 कार्बन कंटेनिंग प्रेग्नेंट 1,4 डाइन 320 डायोन। यूजेस, इट इज अ व्हाइट क्रीम पाउडर, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऑर्डरलेस, स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन अल्कोहल, सफिशिएंट डिसोल्यूशन रेट इसका रहता है। टॉपिकली यूज किया जाएगा टू कंट्रोल दी एक्जिमा, स्किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए टॉपिकल, ये बीटा मिथासोन जो टॉपिकली नॉर्मली यूज होता है। एक्यूट सनबर्न एंड फोटोसेंसिटिविटी स्किन कंडीशन को, एंजियो एनोजिनेटल प्लूरिटिस इचिंग को कम करने के लिए। एनोजिनेटल मतलब जिनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसको, वहां पे अगर इचिंग है तो ये क्रीम के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। बाय इनहेलेशन यूज फॉर अस्थमा, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए भी यूज होता है। फॉर्मुलेशन है बीटामेथासोन टैबलेट, उसके बाद में बीटामेथासोन आई ड्रॉप्स एंड इंजेक्शन भी अवेलेबल है। ये पॉपुलर ब्रांड अवेलेबल है बेटनोवेट, बेटनोवेट अवेलेबल है, बेटनीसोल, ये बेटनीसोल भी सुना होगा आपने, बेटनीसोल, बेटनोवेट एंड बेटा कॉर्ट्रिल, जीएम। और ओनली प्लेन बेटनोवेट दिख रहा है आपको। ये सब जो है वो सारे के सारे बेटनोवेट मतलब फॉर्मुलेशन है बीटा मेथासोन कंटेनिंग, उसके साथ डिपेंड करता है क्रीम। The thing is that C stand for क्लियोकिनोल, मतलब जो बेटनोवेट तो सॉरी बीटा मेथासोन तो रहेगा रहेगा। जेंटामाइसिन एंड मिकोनाजोल, जेंटामाइसिन एंड मिकोनाजोल जीएम, और प्लेन बेटनोवेट होता है जिसके अंदर ओनली बीटा मेथासोन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड दिस ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के कॉमनली एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड नॉर्मली प्रीफर नहीं किए जाते हैं बिकॉज दे हैविंग अ कॉमन साइड इफेक्ट्स। कौन कौन से होते हैं? अपीयरेंस ऑफ द राउंडेड फेस, ओबेसिटी, ट्रंक, क्योंकि स्टेरॉइडल हार्मोन में इन्फ्लुएंस करते हैं, ओबेसिटी बढ़ा सकते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया कर सकते हैं, एज आई टोल्ड, देखो कॉर्टिसोल होते हैं, कॉर्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोल, दे आर एबल टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन के अपोजिट काम करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि इंसुलिन के अपोजिट काम करेंगे मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएंगे, तो इट लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया, समटाइम इट इज कॉल्ड एज कॉर्टिसोल इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया। मस्कुलर वीकनेस कर सकते हैं, ये एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज का है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मसल बिल्डअप में अगर यूज किया गया उसको तो समटाइम दैट मे कॉज द फटीग ऑफ द मसल, मसल वीकनेस भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरली बिल्डिंग जो होता है बॉडी बिल्डिंग और स्टेरॉइड लेकर के बॉडी बिल्डिंग, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ससेप्टेबिलिटी टू द इन्फेक्शन, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट है इसलिए इन्फेक्शन उसमें हो सकते हैं। अगर स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले रहे स्टेरॉइड का और अगर इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट मिला तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। डिलेड इन द हीलिंग, ये भी है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, फीटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट इन केस ऑफ यूजिंग लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइडल ड्रग्स, मे बी हार्मोन थेरेपी हो या मे बी अदर सिंथेटिक ड्रग्स हो। तो बाय दिस वे दैट्स व्हाई द स्टेरॉइड्स कैन नॉट बी कॉमन, उसका यूज नहीं रहेगा। बहुत सीवियर कंडीशन में ये स्टेरॉइड्स यूज किए जाएंगे, स्टेरॉइडल ड्रग्स यूज किए जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये सारे उसके एडवर्स इफेक्ट है इसलिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टेरॉइड एंड स्टेरॉइडल ड्रग्स। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है।
नेक्स्ट मतलब ये वाला जो हमारा टॉपिक था दैट वाज दी लास्ट बट वन टॉपिक, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारे सिलेबस से एक ही टॉपिक बचा हुआ है एंड दैट इज दी विटामिन। दैट इज द विटामिन, एक ही विटामिन का एक ही टॉपिक बचा है जो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम हम लोग ले लेंगे एंड वी गॉट फिनिश्ड अप फॉर सिलेबस PC2। ठीक है, समझ में आया? ये सेकंड लास्ट टॉपिक था स्टेरॉयडल हार्मोन। एक ही टॉपिक बचा हुआ है विटामिन जो हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। इसका मतलब हमारा आपका सिलेबस PC2 का खत्म हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है? ओके, नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। आज आफ्टरनून में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? चलो, आज आफ्टरनून में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ओरल आपका वाइवा होने वाला है, 2 बैचेस का एग्जाम रहेगा एज पर द टाइम टेबल। एज पर द टाइम टेबल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जाम। यू शुड बी कंप्लीट विद योर लैब मैनुअल्स। लैब मैनुअल भी आपको शो करना है और जो वाइवा आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको वीडियो ऑन करना है एट योर टर्न। ठीक है, आपका जब भी टर्न रहेगा तो आपका वीडियो ऑन करना है, आपका लैब मैनुअल शो करना है, कंप्लीटेड लैब मैनुअल्स, और आपका वीडियो ऑन करके ही आपने आपका वाइवा जो एग्जाम लिया जाएगा वो लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज रिगार्डिंग द फीस। रिगार्डिंग द फीस, क्योंकि अभी आपका एकेडमिक ईयर भी कंप्लीट होने जा रहा है, एनुअल एग्जामिनेशन के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। राइट नाउ वी आर एट द एंड ऑफ अप्रैल। अप्रैल खत्म हो गया है कि मई में आपके सिलेबस तो पूरे खत्म ही हो गए। मई में नॉर्मली मई एक लास्ट मंथ बचा हुआ है, उसके बाद में जून में तो आपका एग्जाम ही होने वाला है, एनुअल एग्जामिनेशन। तो इसलिए आपका जो सेकंड ईयर है इट इज एक्चुअली नियर टू द एंड। वी आर एट द नियर टू द एंड, नियर टू द कंप्लीशन। तो आपका जितना भी फीस रिमेनिंग फीस है प्लीज वो आप पे करो। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको भी आप थोड़ा मैसेज कन्वे करो, क्योंकि आपको एनी हाउ एनी जो आपको फीस जिसका पेंडिंग है वो पेंडिंग फीस आपको कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है, ऐसा मुझे मैसेज मिला है ऑफिस से, अकाउंट ऑफिस से। तो प्लीज आप लोग ये फीस कंप्लीट कर दीजिए, फीस पे कर दीजिए। बिकॉज अगर आपने पे नहीं किया तो आप, कीर्ति मैम ने आपको इंस्ट्रक्शन भी डाले कि एग्जाम में एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय आवर प्रिंसिपल सर, तो ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल सर के हिसाब से मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल सर हम लोग आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा सेकंड सेशनल एग्जामिनेशन थ्योरी में। एज वेल एज आपका जो एग्जाम फॉर्म है फाइनल एग्जाम का वो भी नहीं भरनी, मतलब फील नहीं होगा जिनका फीस पेंडिंग है। फिर आप वो मत बोलिए कि क्या ऐसी कैसे हो गया, या ये कैसे हमारा फॉर्म कैसे नहीं फील हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्शन जो रहेगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इफ यू आर नॉट पेइंग, यू आर नॉट कंप्लीटिंग अ फीस। ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मे बी प्रोबेबली आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है जैसे लास्ट बैच का हो गया है। ठीक है, लास्ट सेकंड ईयर जो था, लास्ट ईयर जो सेकंड ईयर था फाइनल ईयर, उनका एग्जाम ऑनलाइन हो गया है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये वाला भी एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू क्लियर योर ऑल सब्जेक्ट। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। एग्जाम फॉर्म अगर आपका फिल नहीं किया गया तो आपका ये एग्जाम देने का अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। फिर हो सकता है सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाए तो ऑफलाइन एग्जाम में आपको बहुत सारी दिक्कतें आए। तो ये इसलिए मैं आपको एक रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि ये आपके सामने, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो ऑनलाइन एग्जाम फेस कर सकते हो अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो। ठीक है, ये और चांसेस तो ऑनलाइन के एग्जाम के ही है, ऑनलाइन फाइनल एग्जाम के। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज पे योर फीस एज अर्ली एज। आपको तो आज का ही बोला गया, पहले से रिमाइंड करे किए जा रहे हैं, 25 तारीख दी गई थी, आज के आज जो भी है सब लोग थोड़ा पे करो ताकि आपको वो आगे एग्जाम में आपके डिफिकल्टी ना आए। नॉट इन योर सेशनल एग्जामिनेशन, नॉट इन योर फीलिंग एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म, नॉट इन एनुअल एग्जामिनेशन डिफिकल्टी ना आए। इसके लिए आपको हम्बल रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज पे योर फीस एज अर्ली एज। हो सके तो 1-2 दिन में आज के आज पे कर दो। ऑनलाइन कैसे पे करना है आप अकाउंट ऑफिस में सुफियान सर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। Now it's a time for your attendance.
Give your attendance. Rule number 1.